मस्जिदों में भगवान को ढूंढने की याचिकाएं अब अदालत के लिए भी सिरदर्द बनती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला है मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तो हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार और किस बात पर अदालत को आया गुस्सा, देखते हैं ये रिपोर्ट। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट की सुनवाई की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने सीधे मथुरा कोर्ट से अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो भी कार्रवाई हुई है मथुरा जिला जज उसकी जानकारी दे। साथ ही हाईकोर्ट ने जिला जज से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर सर्वे की जरूरत है तो देरी क्यों की जा रही है, अभी तक जितनी याचिकाएं दर्ज हुई है उन पर फैसला क्यों नहीं हुआ है और इसकी वजह भी हाईकोर्ट को बताई जाए। हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 2 अगस्त मुकर्रर की है। खबरों की माने तो अगली सुनवाई में हाईकोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज के रूप में मनीष यादव ने खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने और कोर्ट कमीशन बनाने की मांग की गई थी। मनीष यादव की इस संबंध में एक याचिका मथुरा कोर्ट में दाखिल की थी। मामले की सुनवाई में देरी होने पर मनीष यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद मनीष यादव ने कहा, इस मुकदमे में पहली सीढ़ी कोर्ट कमीशन सर्वे है, इसीलिए मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाए। सर्वे की रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो जाएगा कि स्थिति क्या है, आगे मुकदमा किस दशा में चलना चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि जिला जज इस मामले की रिपोर्ट दे। अब 2 अगस्त को फैसले के लिए डेट दी गई है। 2 अगस्त को सर्वे पर हाईकोर्ट फैसला सुना सकती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह और एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी ने ठाकुर केशव देव को वादी बनाकर श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन का दावा किया है। इनका कहना है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद तैयार करवाई थी। मस्जिद की जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का अधिकार है। देश को आज नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू मिल गई है, तो वहीं अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। अब दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जतन कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ने जीतने के लिए खास रणनीति बनाई है। क्या है वो रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। देश में राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों ने जीत हासिल करने के लिए अपनी कमर कस ली है। बता दें कि विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। 6 अगस्त को चुनाव होने हैं, इसीलिए दोनों ही उम्मीदवारों के पास समय कम है। बताया जा रहा है कि ऐसे में मार्गरेट अल्वा चुनाव की तैयारियों में लग गई है और अपने समर्थन में वोट के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रही है, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी। तो उधर इस चुनाव में विपक्ष भी भावनात्मक अपील कर रहा है। मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा कर इस बार दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर महिला को आसीन कर इतिहास रचने की थीम पर प्रचार किया जा रहा है। अल्वा के पक्ष में महिला, अल्पसंख्यक और दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व देने की भावनात्मक अपील करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस चुनाव में उन दलों को समर्थन जीतने का प्रयास करेंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में दूर छिटके गए थे। तो वहीं अल्वा की उम्मीदवारी की मजबूती के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कमान संभाली हुई है। 103 महिला सांसदों से बातचीत की जाएगी। संख्या बल में भले ही एनडीए आगे हो, लेकिन विपक्ष अपनी रणनीति से गैर एनडीए दलों को साधने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि मार्गरेट अल्वा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी समर्थन मांगेगी। उनका कहना है कि योगी से उनके पुराने संबंध है, जब वो सांसद हुआ करते थे हम तब से दोस्त है। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी वोट करने की अपील की बात कही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मार्गरेट अल्वा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वोट की अपील करेगी। अब राष्ट्रपति के बाद सभी की निगाहें उपराष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई बगावत शिवसेना में हुई अब तक की सबसे बड़ी बगावत है। इस बगावत ने न केवल उद्धव ठाकरे को सीएम पद से हटा दिया, बल्कि अब तो यह आशंका पैदा होने लगी है कि जल्द ही शिवसेना की बागडोर भी ठाकरे के हाथों से छीन ली जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने खुद पार्टी की कमान अपने हाथों में संभाल ली है और लगातार शिंदे पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर ठाकरे ने शिंदे पर हमला बोला है।
महाराष्ट्र की राजनीति में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने करीब 40 विधायकों के साथ मिलकर पार्टी के साथ बगावत की है, जो राज्य में अब तक की सबसे बड़ी बगावत है। इस बगावत ने न केवल उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाया, बल्कि अब तो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट को पार्टी हाथ से जाने का डर भी सताने लगा है। लेकिन फिर भी पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने हार नहीं मानी है और पार्टी की कमान अपने हाथों में लेते हुए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और पार्टी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने सार्वजनिक व्यवहार में और अपने व्यक्तित्व में कई बदलाव किए हैं। तो वहीं लगातार सीएम शिंदे और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते, वहीं अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इशारों में कह दिया है कि अब सरकार ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहेगी। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा, शिंदे गुट की सड़े पत्तों की तुलना करते हुए कहा कि पतझड़ से सड़े पत्ते झड़ गए हैं। ठाकरे अपने इस बयान में साफ कह रहे हैं कि जिस तरह पतझड़ से सभी खराब और सड़े पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही अब पार्टी भी सत्ता से जाने वाली है। और खास बात यह है कि ऐसे बयान पहली बार नहीं आया है, बल्कि शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने खुद ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद राज्य की सियासत गर्मा गई थी। उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे को दिल पर पत्थर रखकर हमने सीएम बनाया है। तो वहीं ठाकरे गुट इसी बयान के सहारे अब शिंदे सरकार को कमजोर करने में लगे हैं और पार्टी बचाने का जतन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ठाकरे गुट कामयाब हो पाएगा या नहीं। आज सोनिया गांधी की ईडी दफ्तर में दूसरी पेशी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस एक बार फिर गुस्से में दिख रही है और सड़क पर सरकार के खिलाफ खुलकर हल्ला बोल कर रही है। यही तेवर कांग्रेस के राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के दौरान भी देखने को मिले थे। लेकिन आज के प्रदर्शन में एक खास बात नजर आई है, जो इस बात के संकेत दे रही है कि अब बीजेपी के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आज कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर हल्ला बोल कर रही है और सरकार का विरोध कर रही है। कारण है सोनिया गांधी की ईडी में दूसरी पेशी। गौरतलब है कि सालों पुराने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के निशाने पर आ गए हैं, जहां पिछले महीने राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिन तक पूछताछ की और अब सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी तक ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और कांग्रेस का यहाँ तक आरोप है कि ये मामला 2016 में ही ईडी ने खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी सरकार सिर्फ कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए इस मुद्दे को उछाल रही है और अब सरकार की यही साजिश कांग्रेस को रास नहीं आ रही है, जिसका नतीजा आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और आज के प्रदर्शन की खास बात यह है कि राहुल गांधी आज अलग तेवर और फॉर्म में नजर आए और विजय चौक पर बीचों बीच सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद राहुल गांधी को पुलिस ने जबरन उठाने की भी कोशिश की और लाख कोशिशों के बाद राहुल गांधी को बस में बैठा लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। लेकिन राहुल गांधी के तेवरों ने बता दिया है कि वो अब अपने कदम पीछे नहीं लेने वाले हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ अपने तल्ख तेवर दिखाए हो, लेकिन आज राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आए, जो बीजेपी के लिए एक संदेश के तौर पर भी माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह तैयार हैं और उसका डटकर मुकाबला करेंगे। बता दें कि विजय चौक पर जारी कांग्रेस के इस प्रदर्शन के चलते कई और सांसदों को भी हिरासत में ले लिया गया है।